महराब व मिंबर सीरीज इक्तसाब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ महमूद फारूकी, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। पांचवा हिस्सा दावे नबुवत और इब्तिदाए दावत इस्लाम। अड़तीसवां बाब। इस पहर में जबकि सहरा गर्म था और बकरियों के थन खुश्क हो गए थे। तहरीर महमूद फारूकी, आवाज व पेशकश मशहूद फारूकी। उसके बाल पेशानी पर बिखरे रहते थे। 10-12 साल का ये लड़का निहायत फुर्तीला और शौक़ शंग था। वो अपने हम उम्रों के साथ उधम मचाता फिरता था। गंदुमी चेहरा धूप से तपते हुए टीलों में घूमते रहने की वजह से तांबे की तरह सुर्ख पड़ गया था। जिस्म सेहतमंद था, आंखें बेकरार और मुस्तरिब रहती थीं। उसको देखने से यही एहसास होता था कि बस अब ये कुछ कर गुजरेगा। ये उमैर था, साद बिन वकास का छोटा भाई। साद सिद्दीक़ अकबर के दोस्त थे, कारोबारी मामलात में भी उनके शरीक रहते थे। साद ने सिद्दीक़ अकबर से अपने छोटे भाई की तरबियत के लिए मशवरा किया तो उन्होंने कहा, तुम इसे अब्दुल्ला बिन मसूद के साथ कर दो, वो इसे अपने साथ चरागाहों पर ले जाएंगे। उस जमाने में तालीम और तरबियत का मरकज यही चरागाहें थीं, जहां कुरैश अपने ऊँटों और भेड़ों को चराई के लिए ले जाया करते थे। शहर से दूर खुली फिजा में तजुर्बेकार लोग अपने लड़कों को साथ ले जाते। वहां उनको ऊँटों और भेड़ों की मुख्तलिफ किस्मों और उनके नामों के मुतालिक उनकी आदात और कसाइल के बारे में बताया जाता था। साथ ही साथ जानवरों की बीमारियों और उनके मुआलजे से मुताल्लिक ज़रूरी मालूमात भी दी जाती थीं। जो आदमी लड़कों का मुरब्बी होता था, वो उस वक्त जबकि मैदानों में जानवर चरते फिरते थे, किसी चट्टान के साए में बैठकर लड़कों को अरब कबीलों के नस्ब, कबायली लड़ाइयों और शुजात व बहादुरी की कारनामों की दास्तानें सुनाता था। एक मैदान से दूसरे मैदान की तरफ ऊँटों को हाँकते हुए वो उन्हें अशआर अरब याद दिलाता था। इसी दौरान में तीरंदाजी, शहसवारी, शमशीर जनी के हुनर भी सिखा देता था। चरागाहों की मेहनत व मुशक्क़त की जिंदगी लड़कों को सेहतमंद रखती थी और वो इन उलूम व फ़नून को भी सीख लेते थे जो उस दौर की कबायली जिंदगी में नौजवानों के लिए ज़रूरी थे। तालीम व तरबियत का ये तरीक़ा बहुत ही सादा और फितरी था। उमरा और शुरफा हर साल अपने लड़कों को चरागाहों को लाजमन भेजते थे, जहां वो चरवाहों और गुलामों के साथ कुछ अरसा मेहनत और मुशक्क़त की जिंदगी गुजार कर शहर लौट आते थे। मौसम गर्मा के तुंद व तेज सूरज में घरों की छतें तपने लगती थीं। हर तरफ एक हू का आलम तारी था। ऐसे में अच्छी बात यही थी कि खुश्क थनों वाली बकरियों और भेड़ों को लेकर वादी की ढलान के उस पार निकल जाएं। सुबह और शाम के ठंडे वक्त में एक नकलिस्तान से दूसरे नकलिस्तान और एक चश्मे से दूसरे चश्मे का सफर करें और जब तक सूरज खुले आसमान पर दौड़ लगाता रहे और सहरा में बादुसुमूम रेत उड़ाती फिरे। खजूरों के साए में नीम तारीख और ठंडे गारों में मीठे पानी के चश्मों के किनारे बैठकर गर्म और तपता हुआ दिन गुजार दिया जाए। मसूद के बेटे
अब्दुल्ला भी भूखी प्यासी बकरियों का एक रेवड़ लेकर ढलानों की तरफ निकल गए। उनके साथ साद का भाई उमैर भी था। उसके हाथ में खजूर के रेशों से बटी हुई एक मजबूत और लंबी रस्सी थी, जिसके एक सिरे पर गिरा देकर हल्का सा बना दिया गया था। जब भी कोई बकरी रेवड़ से निकलकर इधर उधर हो जाती तो अब्दुल्ला रस्सी को हवा में लहराकर फेंकते, उसका हल्का बकरी के सींगों में जाकर फंस जाता और वो उसे आगे बढ़ने से रोक देते। अब्दुल्ला ने रस्सी को हवा में लहराकर सही निशाने पर फेंकने और फिर हाथ के खास झटके से हल्के को सींगों में फंसा देने का तरीका उमैर को सिखाया। जब वो चंद बार की मशक के बाद ये गुर सीख गया तो उसे उन्होंने बताया कि लड़ाई में दुश्मन पर कमन फेंकने का ये पहला सबक है। ये सफर कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं रहा। चश्मों और कुआं का पानी नीचे उतर गया था। टीलों और वादियों में जानवरों के लिए खुश्क झाड़ झंकार के सिवा कुछ नहीं था। मौसम और भी ज्यादा गर्म हो गया था। बादे समूम के झक्कड़ रेगजार को तहोबाला कर रहे थे। अब मक्का से ज्यादा फासले पर भटकते हुए फिरना कुछ ज्यादा मुनासिब नहीं था। वो दोनों लड़के अब्दुल्ला और उमैर भी कोहे बू खबीस की तरफ लौट आए थे। उन्होंने वो दिन पहाड़ी के दामन में दोहरी चट्टान के कला में गुजारने का फैसला किया और अपनी बकरियों को उसी तरफ हाँक कर ले जाने लगे। वो एक लंबा चक्कर काट कर आए थे, बहुत ज्यादा थके हुए थे। पिछले पड़ाव पर कजारा के कुएं का गदला पानी उन्होंने छागलों में भर लिया था, जिसे खुद भी पीते रहे थे और बकरियों के हलक में भी टपकाते रहे थे। अब वो छागलें खुश्क हो गई थीं और उनकी पुश्त पर खड़खड़ा रही थीं। भूख और प्यास से उनका बुरा हाल हो रहा था। बेचारी बकरियां भी खुश्क जबान लटकाए हाँप रही थीं। उनके जबड़े खुश्क झाड़ियों को खसूटने से सूज गए थे। दोहरी चट्टान के करीब पहुंचकर वो साए में बैठ गए और बकरियों को छोड़ दिया, जो उनके करीब ही इधर उधर फैल गईं। उमैर खुश्क होंठों पर जबान फेरते हुए बकरियों के थनों की तरफ देखने लगा। अब्दुल्ला ने कहा, अब इन खुश्क थनों से एक कतरा भी नहीं टपकेगा। बस सूरज ढल जाए तो हम शहर की तरफ चलेंगे। वहां सत्तू में शहद घोल कर पी लेना, तरो ताजा हो जाओगे। उमैर ने मुंह खोलकर जमा ही ली और चट्टान से टेक लगाकर पैर फैला दिए। वो अब्दुल्ला से कुछ कहना ही चाहता था कि पथरीली ढलवान से चंद संगरेजे लुढ़कते हुए उमैर के पांव पर गिरे और किसी की चाप सुनाई दी। उमैर चौंक कर सीधा बैठ गया। कौन आ रहा है? आने वाले को अब्दुल्ला ने पहचान लिया और वो उसकी ताजीम के लिए खड़े हुए। वारिद उनके करीब साए में आ गया। उसकी निगाह कुछ छागलों पर पड़ी तो अब्दुल्ला ने कहा, अफसोस हमारे पास पानी नहीं है और बकरियों के थन भी खुश्क हो गए हैं। अल्लाह फजल करे। मवारिद ने बड़ी शफकत से मुस्कुराकर लड़कों की तरफ देखा, फिर उमैर से कहा, एक बकरी को पकड़ लाओ। उमैर ने हैरत से नवारिद को देखा और कहा, कौन सी? इनमें तो एक भी दूधैल नहीं है। कोई भी एक जो तुम्हारे करीब हो और आसानी से तुम पकड़ सको। उमैर ने हाथ बढ़ाकर करीब खड़ी हुई एक बकरी के कान को पकड़ लिया और उसे खींचकर नवारिद के सामने कर दिया। आने वाले ने
अल्लाह का नाम लेकर बकरी के थनों पर हाथ फेरा और उमैर और अब्दुल्ला ने फटी फटी आंखों से देखा बकरी के लटके हुए थन अचानक फूल गए थे और तरोताजा दिखाई दे रहे थे। वारिद ने अब्दुल्ला का लकड़ी का प्याला उठाकर दूध निकाला और उमैर को दे दिया। पी लो मेरे बच्चे और अल्लाह का शुक्र अदा करो। दूसरा प्याला अब्दुल्ला को दिया और उससे भी यही अल्फाज कहे। जब दोनों पी चुके तो तीसरी बार बकरी को दोहा और प्याला भर दूध खुद पी लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला